बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम मौजूद हो। ठीक है, यानी वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उस रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम मौजूद हो। तो आइसोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए आइसोब्यूटेन तो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर बी है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें रिंग का कोई भी एटम कार्बन के अलावा नहीं होते, यानी सारे एटम्स जो है वो कार्बन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है फिनोल। देखिए, फिनोल में OH होता है, लेकिन OH जो है वो रिंग से बाहर होता है। ठीक है, अगर रिंग के अंदर यहाँ पर कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम मौजूद होता तो हेट्रोसाइक्लिक होता, लेकिन चूंकि यहाँ पर OH जो है वो रिंग के बाहर मौजूद है, इसलिए ये होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर डी है फ्यूरेन। अब फ्यूरेन जो है ये हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें रिंग के अंदर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, रिंग के अंदर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होने की वजह से इसे हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि द अमाइनो कार्बोनिल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो एज यू नो दैट अमाइनो कार्बोनिल क्या होता है कि अमाइनो ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप क्या आ जाए, कार्बोनिल। ठीक है, सो ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लास है? देखिए, ये है कार्बोनिल और इसके साथ है अमाइनो ग्रुप। ठीक है, सो जब आप ये बनाते हैं तो अब ये कौन सा क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का? एमाइड है। ठीक है, सो अगर आपके सामने दो फंक्शनल ग्रुप को मिलाकर कोई एक नाम जो है वो गिवन होता है, तो आपने सोचना है कि ये किन दो फंक्शनल ग्रुप को मिलाकर एक नाम जो है बनाया गया है। ठीक है, सो इसे हम अमाइड भी कहते हैं और अमाइनो कार्बोनिल भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि इन होमोलॉगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर्स फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय 12 mu, 14 mu, 16 mu या फिर 12 mu। ठीक है, सो एज यू नो दैट सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट एडजेसेंट मेंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय 1 मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, सेम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, यानी जो एडजेसेंट मेंबर है वो अपने प्रीवियस मेंबर से डिफर करता है बाय मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, यानी अगर हम अल्केन्स की बात करें तो पहले है CH4। ठीक है, उसके बाद क्या आता है C2H6। ठीक है, उसके बाद क्या आता है C3H8। ठीक है, सो ये जो सीरीज है ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉलो होता है। नाउ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर करता है बाय मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने प्रीवियस से डिफर करता है बाय 14 mu। ठीक है, क्योंकि CH2 का मोलर मास क्या बनता है, CH2 का मास क्या बनता है, वो है 14 mu। ठीक है, सो एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर करता है बाय मिथाइलिन ग्रुप, या हम कह सकते हैं बाय 14 mu। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि राइट द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है CH3, CH2, N पर H और यहाँ पर CH3। ठीक है, नाउ ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में एज यू नो दैट हम सबसे पहले लॉन्ग जो कार्बन चेन है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक कार्बन है और यहाँ से 2। ठीक है, सो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये बनता है ईथेन। ठीक है, चूँकि ये अमाइन ग्रुप है यानी एक अमाइन है, तो ईथेन अमीन। सो कोई कहते हैं कि ईथेन अमीन या कोई कहते हैं कि ईथेन अमाइन, बट ईथेन अमीन इज़ द करेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया ईथेन अमीन। अब बारी आती है ब्रांचिंग की, चूँकि यहाँ पर जो N है जो अमाइनो ग्रुप है इसके साथ ब्रांचिंग में है एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, सो हम लिखेंगे N मिथाइल। ठीक है, और
ये ईथेन हो गया, इन मिथाइल ईथेन, चूँकि एमीन्स है सो हम लिखेंगे एमीन, ठीक है। ईथेन इस तरह से लिखा जाता है, इसके लास्ट में ई है, बट चूँकि यहाँ पर ए आया है सो हम ईथेन का ई जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो करेक्ट यूपीएससी नेम इसका ये बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि एसिटाइल ब्रोमाइड इज आल्सो कॉल्ड इथेनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉइल ब्रोमाइड। देखिए ये एसिड हैलाइड का जो है वो नोमेनक्लेचर है, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। आपने ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर में ये बात याद रखनी है कि किन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्पेस गिवन है और किन में नहीं, ठीक है। सो एसिड हैलाइड के कॉमन नेमिंग में सफिक्स यूज़ होता है YL, ठीक है, कॉमन नेमिंग में, और IUPAC नेमिंग में सफिक्स यूज़ होता है OYL, ठीक है। लाइक हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C+O ClH, ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्माइल क्लोराइड, और इन दोनों के दरमियान स्पेस होगा, ठीक है। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, करेक्ट, ये कॉमन नेम है फॉर्माइल और इसका IUPAC नेम मिथेनॉइल। यहाँ पर YL सफिक्स यूज हुआ है, यहाँ पर OYL IUPAC नेम है, और इन दोनों के दरमियान भी स्पेस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, एसिटाइल ब्रोमाइड। एसिटाइल ब्रोमाइड किस तरह से लिखा जाता है, CH3 C+O Cl, 2 कार्बन है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एसिटाइल YL सफिक्स यूज़ करेंगे क्लोराइड, या IUPAC में हम कह सकते हैं कि इथेनॉइल OYL सफिक्स यूज हो, ठीक है, और दोनों के दरमियान क्या होगा, स्पेस होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि among the following the most stable cycloalkane is साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन या फिर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल स्ट्रेन, ठीक है, एंगल स्ट्रेन। अब अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें, सो साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल स्ट्रेन है वो कितना है, वो है 49.5 डिग्री, आइडियल एंगल है 109.5 डिग्री, बट जो एंगल प्रेजेंट है साइक्लोप्रोपेन में वो है 60 डिग्री। सो एंगल स्ट्रेन इसमें क्या होगा, 49.5 डिग्री, ठीक है। अब साइक्लोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में एंगल प्रेजेंट है 90 डिग्री और आइडियल एंगल है 109.5 डिग्री, ठीक है। सो एंगल स्ट्रेन कितना होगा, 19.5 डिग्री। इसी तरह साइक्लोपेंटेन में एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट है 1.5 डिग्री, बट साइक्लोहेक्सेन में आइडियल एंगल माइनस एंगल प्रेजेंट इन साइक्लोहेक्सेन इक्वल्स टू 0, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में एंगल प्रेजेंट है 109.5 डिग्री, इसी वजह से इसमें एंगल स्ट्रेन 0 है। सो आपने ये बात याद रखनी है कि द मोस्ट स्टेबल साइक्लोअल्केन इज साइक्लोहेक्सेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, AlCl3BF3SO3H2O, ठीक है। सो एज यू नो दैट न्यूक्लियोफाइल इज स्पीशीज दैट डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग वाइल इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। सो अपने बुक में जितने भी एग्जांपल्स गिवन हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के, वो सब आपने याद रखने हैं। अब AlCl3BF3 और SO3 ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल, जबकि H2O जो है H2O के साथ प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी जिस स्पीशीज़ के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हो या जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या जिस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो
वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। जिस स्पीशीज़ के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर हो या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और जिस स्पीशीज़ पर पॉजिटिव चार्ज हो या जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि जनरली हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन results in the formation of free radicals, electrophiles only, nucleophiles only, electrophile and nucleophile. Now as you know that homolytic fission जब होती है so उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। यानी बॉन्ड फिजन इस तरह से होती है कि हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर सेपरेट हो जाते हैं और फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। और जनरली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जनरली होमोलिटिक फिजन होती है, ठीक है। और इसी तरह जो हेटेरोलिटिक फिजन होती है उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन होती है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसमें बॉन्ड फिजन इस तरह से होती है कि एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन लेता है और एक एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, ठीक है। इस वजह से एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, यानी एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि सेलेक्ट द करेक्ट जनरल फार्मूला फॉर साइक्लोअल्केन्स, ठीक है। CnH2n+2 ये तो स्ट्रेट चेन अल्केन्स के लिए है, CnH2n-2 ये अल्काइंस के लिए है, और CnH2n ये अल्कीन्स के लिए भी है और साइक्लोअल्केन के लिए भी है। सो CnH2n जनरल फार्मूला है अल्कीन्स और साइक्लोअल्केन्स के लिए। देखिए, अगर आपको जनरल फार्मूला याद भी ना हो तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यानी किसी भी साइक्लोअल्केन का स्ट्रक्चर या केमिकल फार्मूला अगर आपको याद हो तो उससे आप जनरल फार्मूला जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लाइक साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन का केमिकल फार्मूला है C3H6, ठीक है। नाउ 3 की जगह हम इनपुट कर लेंगे और इस 3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 बन जाए 2, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि CnH2n, ठीक है। सो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूला से जनरल फार्मूला जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि which of the following cycloalkanes exist in gaseous form at room temperature and pressure? साइक्लोईथेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। देखिए, साइक्लोईथेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल है, जो बेसिक मॉलिक्यूल है वो है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोकेन्स में साइक्लोप्रोपेन जो है वो बेसिक मॉलिक्यूल है। साइक्लोईथेन और साइक्लोमीथेन जो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि रिंग बनता है 3 जो है वो कॉर्नर से, तो इसी वजह से जो बेसिक कंपाउंड है साइक्लोअल्केन में वो है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोईथेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये जो MCQ है ये लिया गया है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोअल्केन्स। सो साइक्लोब्यूटेन जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है कि free radical substitution of alkanes involve 3 steps: initiation, for propagation and termination. Which of the following steps will have the lowest Kc value? ठीक है। सो एज यू नो दैट इनिशिएशन में क्या होता है कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। लाइक Cl2 मॉलिक्यूल है, सो से क्या होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। नाउ फ्री रेडिकल जो है ये हाईली अनस्टेबल है और जो Cl2 मॉलिक्यूल है ये स्टेबल होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि जब किसी स्टेबल मॉलिक्यूल से कोई अनस्टेबल स्पीशीज़ या कोई अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है तो उसके लिए Kc की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी, ठीक है। और अगर किसी अनस्टेबल मॉलिक्यूल या कंपाउंड से बनता है कोई स्टेबल कंपाउंड या कोई स्टेबल स्पीशी, ठीक है, सो इसके लिए Kc की वैल्यू जो है वो लार्जर होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल या फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, इसमें प्रोडक्ट जो है वो फेवर नहीं होता कि जल्दी बन जाए, ठीक है। और जो स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन होती है उसमें फेवर होती है कि प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बन जाए या जल्दी बन जाए, ठीक है। सो इस वजह से Kc की वैल्यू उसके लिए ज़्यादा होगी, ठीक है।
नाउ पहले स्टेप है इनिशिएशन या फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, उसके बाद है प्रोपेगेशन। ठीक है, प्रोपेगेशन में क्या होता है कि मीथेन पर अटैक करता है यही फ्री रेडिकल, क्लोरीन के जो फ्री रेडिकल है ये अटैक करते हैं मीथेन पर, जिसकी वजह से मिथाइल रेडिकल और HCl फॉर्मेशन होती है। अब क्या होता है इस प्रोपेगेशन के अंदर, मज़ीद क्या होता है कि ये मिथाइल रेडिकल अटैक करता है Cl2 मॉलिक्यूल पर। ठीक है, सो मिथाइल तो ऑलरेडी बनता है और क्लोरीन का जो है फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, सो जो प्रोपेगेशन है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। तीनों स्टेप्स में से जो प्रोपेगेशन स्टेप है वो ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, चूँकि ये ज़्यादा टाइम लेता है सो ये जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, अब लास्ट में है रेडिकल टर्मिनेशन, ये हम कह सकते हैं कि टर्मिनेशन में क्या होता है कि यही फ्री रेडिकल्स, ठीक है, यानी Cl के फ्री रेडिकल, ठीक है, इसी तरह मिथाइल फ्री रेडिकल्स, ठीक है, इसी तरह मिथाइल रेडिकल प्लस जो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हैं ये बनते हैं और इससे जो है वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं C2H6, इसी तरह CH3Cl। ठीक है, सो ये टर्मिनेशन स्टेप है और चूंकि यहाँ अनस्टेबल मॉलिक्यूल से स्टेबल मॉलिक्यूल बनते हैं इसी वजह से इसकी Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, सो जो इनिशिएशन स्टेप है उसके लिए Kc की वैल्यू कम होगी, जो टर्मिनेशन स्टेप है उसके लिए Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी और जो प्रोपेगेशन है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, सो यहाँ पर अपने ये तीन बातें याद रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है कि कंसिडर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन if CH4 is in excess and Cl2 is limiting the measure product will be। ठीक है, सो ये एक बुक लाइन भी है और आप याद भी रखें कि CH4 और Cl2 में से अगर Cl2 जो है वो लिमिटिंग है, Cl2 जो है वो लिमिटिंग है तो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा CH3Cl। ठीक है, यानी CH4 जो है वो एक्सिस में है, Cl2 जो है वो लिमिटिंग है, सो मेजर प्रोडक्ट जो है वो CH3Cl होगा, क्योंकि जो Cl है यानी जो क्लोरीन है वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। CH4 एक्सिस में है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होंगे, सो Cl2 जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और मेजर प्रोडक्ट होगा CH3Cl। ठीक है, अब अगर CH4 जो है वो लिमिटिंग है और Cl2 एक्सिस में है, ठीक है, तो क्या होगा, यही हाइड्रोजन फर्दर रिप्लेस हो गए बाय द क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्योंकि अब क्लोरीन जो है वो एक्सिस में होंगे। सो क्लोरीन आएंगे यहाँ से एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएंगे। सो पहले CH2Cl2 बनेगा, फिर CHCl3 और फिर CCl4। ठीक है, अब CCl4 जो है वो क्यों मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि CH4 जो है वो लिमिटिंग है और Cl2 जो है वो एक्सिस में है। सो ये Cl2 आकर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते रहेंगे और फाइनली CCl4 जो है वो बनता जाएगा। सो अगर Cl2 लिमिटिंग हो और CH4 जो है वो एक्सिस में होगा तो मेजर प्रोडक्ट CH3Cl होगा। ठीक है, और अगर CH4 लिमिटिंग होगा और Cl2 जो है वो एक्सिस में होगा तो मेजर प्रोडक्ट होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर CCl4। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कि combustion of methane in extremely low amount of oxygen mainly produces CO2 H2O, CO H2O, कार्बन प्लस H2O CH3OH। ठीक है, सो ये आपकी बुक में भी गिवन है कि जब कंप्लीट कंबस्टन होती है यानी ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी मिकदार में जो है वो गिवन होता है या फिर ऑक्सीजन जो है वो एक्सिस में होता है, सो कंप्लीट कंबस्टन होती है। ठीक है, फिर कंप्लीट कंबस्टन होती है और कंप्लीट कंबस्टन के रिजल्ट में क्या बनता है, CO2 प्लस H2O। ठीक है, और अब अगर जो ऑक्सीजन है वो कम है, ठीक है, यानी लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में अगर आप कंबस्टन कराएंगे तो वो होगी इनकम्प्लीट कंबस्टन और इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन फर्दर जो है वो लो अमाउंट में यानी एक्सट्रीमली लो अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है तो उसमें क्या बनेगा, C प्लस H2O। ठीक है, यानी कार्बन सूट प्लस H2O। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है। नाउ अल्कीन्स में आपने ये बात याद रखनी है कि एक होती है कम्युलेटेड डबल बॉन्ड, कम्युलेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब कम्युलेटेड डबल बॉन्ड क्या होती है कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन्स के दरमियान सक्सेसिवली आ जाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो कार्बन्स के दरमियान या फिर जितने भी कार्बन्स हैं कंटिन्यूसली डबल बॉन्ड्स आ जाए तो हम इसे कहते हैं कम्युलेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है? जब पहले आता है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यानी सक्सेसिवली डबल और सिंगल बॉन्ड्स आते हैं, पहले डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर जो है वो सिंगल। ठीक है, इस तरह से अगर बॉन्ड्स आते हैं तो हम इसे कहते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, और तीसरा है आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है कि जब दो डबल बॉन्ड कार्बन में सेपरेट हो जाए बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर पहले है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, उसके बाद फिर सिंगल। बट यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी दो डबल बॉन्ड के दरमियान अगर एक से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड आ जाए तो हम कहते हैं इसे आइसोलेटेड। ठीक है, अब कंजुगेटेड जो अल्कीन्स होते हैं वो मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो आपने ये बात याद रखनी है कि अल्कीन्स में सबसे पहले कौन से अल्कीन्स जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं? पहले कंजुगेटेड, फिर सिंपल अल्कीन, उसके बाद आइसोलेटेड और उसके बाद कम्युलेटेड। ठीक है, सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स इज द मोस्ट स्टेबल। 4 ऑप्शंस जो है वो गिवन है। ठीक है, अब रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स में गिवन है आपके पास के स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल ग्रुप्स, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स जितने ज़्यादा होते हैं अल्कीन्स के साथ सो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये बात आप मॉडिफाई करके ये इस तरह भी कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, और इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, नाउ हेलोजेंस जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, यानी ये अल्कीन्स को लेस स्टेबल बनाते हैं, जबकि अल्काइल ग्रुप्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और वो अल्कीन्स को मोर स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए है सी डबल बॉन्ड Cl 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 फिर यहाँ पर Cl। ठीक है, सो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर सारे जो है वो हेलोजेंस है। उसके बाद है C डबल बॉन्ड C H H, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl। ठीक है, उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड C H, यानी सिंपल अल्कीन है, या फिर हम कह सकते हैं कि सिंपल ईथीन है। ठीक है, उसके बाद है C डबल बॉन्ड C CH3 H H H। ठीक है, अब आपने इन चारों ऑप्शंस को कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पर 4 जो है वो विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है। ठीक है, सो ये तो नहीं आ सकता। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर से निकल गया। अब उसके बाद है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 क्लोरीन। ठीक है, जबकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, सो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ये विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, सो इलेक्ट्रॉन को लेस स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये भी। अब इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर द मोस्ट स्टेबल जो है ये वाला होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स इज द मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात आती है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स में। यानी अगर आपके पास एक अल्कीन है, ठीक है, और उसमें आपके पास जो है वो दो अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब अगर वो अल्काइल ग्रुप्स एक ही कार्बन पर अटैच होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर वो अल्काइल ग्रुप्स टू डिफरेंट कार्बन्स पर अटैच होंगे तो वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गिवन है, एक है सी डबल बॉन्ड सी, फिर यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, दूसरा है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पर H। ठीक है, अब यहाँ आप देखें ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स एक ही कार्बन पर जो है वो अटैच है, जबकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है और दूसरा अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है। ठीक है, सो ये जो है अल्कीन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये लेस स्टेबल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेस, ठीक है, अल्कीन्स H2O। ये आपका बुक रिएक्शन है, लिया गया है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन है अल्कीन्स प्लस H2O। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है कि एडिशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स डज नॉट फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, सो मार्कोनिकॉफ्स रूल आपने पढ़ा होगा, ये एडिशन रिएक्शंस में होता है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल इन एडिशन ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ये बात आपने याद रखनी है कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सो इन एडिशन ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल टू एन एसिमेट्रिक अल्कीन, एडिशन ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगी और एसिमेट्रिक अल्कीन के साथ होगी। ठीक है, सो इन एडिशन ऑफ एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल टू एन एसिमेट्रिक अल्कीन द पॉजिटिव एंड, ये हम कह सकते हैं द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट या द पॉजिटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल मस्ट बी अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, यानी जो पॉजिटिव एंड ऑफ मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है उसका पॉजिटिव एंड या हम कह सकते हैं कि उसका इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, यानी लेट सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3 C पर H, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ठीक है, अब इसके साथ हम कोई दूसरा मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं HBr। ठीक है, अब HBr में ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड, हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है ये वाला, और ये वाला न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है या जो पॉजिटिव एंड है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा इन दोनों में से। डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा है, ये है और ये वाला, ये दोनों। ठीक है, सो ये पॉजिटिव एंड जो है इस मॉलिक्यूल का ये उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके साथ है या फिर इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, इसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, सो ये वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा, जो पॉजिटिव एंड है ये इस कार्बन के साथ, और ये वाला जो है ये इसके साथ। ठीक है, सो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल बनेगा CH3 CH। ठीक है, ये Br इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ CH3। ठीक है, नाउ अब आपने ये बात याद रखनी है कि मार्कोनिकॉफ रूल इन एडिशन टू एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जो है वो फॉलो होती है। अगर आपको कोई सिमेट्रिक मॉलिक्यूल गिवन हो तो वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब ऑप्शन में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स डज नॉट फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, हम दो मॉलिक्यूल्स का सिर्फ कंपैरिजन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी है CH3 CH, इसके साथ है CH3 और सॉरी यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है। अब हम इन दो मॉलिक्यूल्स का जो है वो कंपैरिजन करेंगे। नाउ अब ये जो मॉलिक्यूल है ये है सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, आप डबल बॉन्डेड कार्बन को देखेंगे, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ठीक है। लेट सपोज अगर कोई मॉलिक्यूल आता है HBr प्लस माइनस, अब इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी। अब यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो बेयर नहीं होता, क्योंकि अगर इसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते तो ये इसके साथ अटैच होता, और अगर इसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन होते तो इसके साथ। बट ये सिमेट्रिक है, दोनों के साथ एक नंबर सेम जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं। सो यहाँ पर एक के साथ है 2 हाइड्रोजन, ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर H, यहाँ पर H, ठीक है। अब मॉलिक्यूल आता है HBr, ठीक है। नाउ इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ एक भी नहीं। सो जो पॉजिटिव एंड है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, जो नेगेटिव एंड है वो इसके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो फॉलो होता है या ओबे होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म, ठीक है। नाउ ऑप्शन नंबर ए जो है वो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी तो पहले से जो है वो इनोल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ये C, इसके साथ है 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपने अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ढूंढना है, ठीक है। यानी ये है कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। इसके साथ ये वाला जो कार्बन है इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। नाउ अगर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, सो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। अब अगर इस कंपाउंड की तरफ आते हैं, सो इसके साथ ये कार्बन एटम है, बट इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, यानी इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा और ये वाला कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें इस टॉटोमेरिज्म पर एक लेंथी लेक्चर है, यहाँ पर मैं वो कंप्लीट जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट अलेक पांडे का एक लेक्चर है टॉटोमेरिज्म पर, उसने काफ़ी अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन किया है। XYZ का एक रूल है टॉटोमेरिज्म के लिए, वो उसने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो वो भी आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स शो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है C, इसके साथ है CH3 H डबल बॉन्ड CH H, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है CH3 डबल बॉन्ड H, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है CH3, ये अटैच है CH डबल बॉन्ड CH ठीक है। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कौन से एल्कीन्स जो है वो में होती है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए की तरफ देख ले। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, इनके साथ हर एक ग्रुप अटैच होता है, जो अटैच होता है वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे, सो इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये डिफरेंट है इस हाइड्रोजन ग्रुप से, ठीक है। इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। सो ये तो ठीक है। अब हम इस कार्बन की बात करेंगे, सो इसके साथ हाइड्रोजन है और इसके साथ भी हाइड्रोजन है, यानी इसके साथ दोनों ग्रुप जो है अटैच है वो हाइड्रोजन है, इसके साथ मिथाइल है, इसके साथ हाइड्रोजन है, ठीक है। सो ये वो रूल फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो
ये वाला मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं। तो इसके साथ मिथाइल ग्रुप एक साइड पे, ये भी मिथाइल ग्रुप, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, सो ये कार्बन वो रूल फॉलो नहीं करता, ये वाला भी फॉलो नहीं करता, सो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब हम ऑप्शन नंबर सी की तरफ आते हैं। ठीक है, नाउ अब हम पहले इस कार्बन की तरफ देखते हैं। इसके साथ एक है मिथाइल ग्रुप, एक है हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, सो ये वो रूल फॉलो करता है। अब ये कार्बन, इसके साथ एक है हाइड्रोजन ग्रुप, एक है क्लोरीन ग्रुप, ये भी वो रूल फॉलो करता है, सो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, देखिए इसके साथ इस मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप, ये वो रूल जो है वो फॉलो करता है, लेकिन ये कार्बन इस मॉलिक्यूल के अंदर, ये वाला कार्बन वो रूल फॉलो नहीं करता। ठीक है, यानी इसके साथ दोनों जो ग्रुप्स अटैच है वो डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम है। ठीक है, सो ये वो रूल फॉलो नहीं करता, इसी वजह से पूरा मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर इस कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप अटैच है। ठीक है, सो ये फॉलो नहीं करता, इसके साथ भी दो सेम ग्रुप अटैच है, सो ये भी वो रूल फॉलो नहीं करता, सो ये होल मॉलिक्यूल वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच है, इसके साथ डिफरेंट, ये वो रूल फॉलो करता है। जिस डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ अगर हम आते हैं तो इसके साथ डिफरेंट ग्रुप, इसके साथ भी यह भी डिफरेंट ग्रुप, सो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा पूरा मॉलिक्यूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन है कि Which of the following is the correct IUPAC name for diurine? ठीक है, सो डिवरीन एक बेंजीन डेरिवेटिव है। ठीक है, आपने बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स के नेम्स गिवन हैं, चाहे वो कॉमन नेम्स हो या फिर IUPAC नेम हो, ठीक है, वो सब आपने याद रखने हैं जो बुक में गिवन है। ठीक है, लाइक डिवरीन गिवन है, सो डिवरीन का स्ट्रक्चर क्या है, वो है, ठीक है, यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब हम नंबरिंग किसी एक अल्काइल ग्रुप्स जो है वो वहाँ से शुरू करेंगे। सो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मिथाइल ग्रुप कहाँ पर अटैच है, पोजीशन नंबर 1 पर, 2 पर, 4 पर और 5 पर। ठीक है, सो 1 2 4 5, 1 2 4 5, 4 मिथाइल ग्रुप से, सो टेट्रा मिथाइल ग्रुप से सारे, सो टेट्रा मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होगा। ड्यूरीन इसका कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC नेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 में गिवन है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग अल्काइंस आर ऑर्डरलेस एक्सेप्ट, सो इथाइन जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन या फिर इथाइन, एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है और इथाइन इसका IUPAC नेम है। सो इसका गार्लिक लाइक स्मेल होता है, जबकि बुक में गिवन है, और बाकी जितने भी अल्काइंस हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है कि एसिटाइलिन when treated with hydrogen in the presence of Lindlar's catalyst produces ethane, ethene says ethene trans या फिर विनाइल क्लोराइड। देखिए लिंडलर्स कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं ताकि अल्काइन की हाइड्रोजनेशन हम स्टॉप करें एट अल्कीन स्टेज। ठीक है, अल्काइन की हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं, सो सेम कंडीशंस पर इससे पहले अल्कीन्स बनते हैं और उसी कंडीशंस पर फर्दर इसकी हाइड्रोजनेशन होती है और बनते हैं अल्केन्स। ठीक है, नाउ इस अल्कीन स्टेज पर अल्काइन की हाइड्रोजनेशन रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। ठीक है, लिंडलर्स कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। नाउ लिंडलर्स कैटलिस्ट के रिजल्ट में अल्कीन्स तो बनेंगे, अगर एसिटाइलिन है, या एसिटाइलिन को हम इथाइन भी कह सकते हैं, अगर इथाइन है तो उससे जाहिर सी बात है इथीन बनेगा, लेकिन कौन सा इथीन बनेगा, सिस या फिर ट्रांस। ठीक है, सो आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट, सो रिजल्ट में सिस अल्कीन्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, लाइक ये जो रिएक्शन है ये होता है एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, यानी लेट्स सपोज आपके पास एक अल्काइन है, ठीक है, और ये आपके पास है कैटलिस्ट का सरफेस।
ठीक है, ये कैटलिस्ट सरफेस है। नाउ यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच है, चूंकि ये रिएक्शन इस कैटलिस्ट के सरफेस पर होता है, सो यहाँ पर जो हाइड्रोजन अटैच है वो एक ही साइड से जो है वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, सो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो एक ही साइड से अटैच होंगे, सो एज ए रिजल्ट जो है वो सिस एल्कीन जो है वो बनेगा। ठीक है, सो आपने ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस इन द प्रेजेंस ऑफ लैंडलर्स कैटलिस्ट जो है वो इसके रिजल्ट में बनते हैं सिस एल्कीन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है कि बेंजीन 1,3-डायोल इज कॉमनली कॉल्ड फिनोल कैटिकॉल रिसोर्सिनोल हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, सो मैंने पहले भी कहा कि बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव्स के जितने भी कॉमन और IUPAC नेम्स हैं वो सब आपने याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन 1,3-डायोल गिवन है कि ये इसको हम कह सकते हैं रिसोर्सिनोल। ठीक है, इन बेंजीन 1,3-डायोल इसका IUPAC नेम है और रिसोर्सिनोल जो है इसका कॉमन नेम है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, दो OH ग्रुप अटैच होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, सो हम इसको रिसोर्सिनोल भी कहते हैं और बेंजीन 1,3-डायोल भी कहते हैं। ठीक है, ये पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये 3। ठीक है, सो ये बेंजीन 1,3-डायोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है कि नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स इन बेंजीन 0, 3, 6, 12। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि बेंजीन में जितने भी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जितने भी बॉन्ड्स हैं बेंजीन में वो सब आइडेंटिकल है। ठीक है, यानी सबका बॉन्ड ऑर्डर जो है, सबका बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 1। ठीक है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2। ठीक है, बट तमाम बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल क्या है बेंजीन में 1.5। ठीक है, सो बेंजीन में कोई भी सिंगल या डबल बॉन्ड नहीं होता, सब पार्शियली डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और सबका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 होता है। ठीक है, और ये ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, या हम कह सकते हैं कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो बेंजीन में कोई भी सिंगल या डबल बॉन्ड नहीं होता। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है कि हाउ मेनी sp2s सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। ठीक है, 0, 3, 6, 12। सो आप ये जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने sp2s हैं। ठीक है, सो मैंने एक्सप्लेनेशन में सारे पॉइंट्स बेंजीन से रिलेटेड लिखे हैं कि नंबर ऑफ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स बेंजीन में 6 है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स 3 है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो 6 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 0 है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है वो 0 है, sp2 सिग्मा बॉन्ड्स 6 हैं, sp2s सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो 6 है। ठीक है, sp2s सिग्मा बॉन्ड्स कैसे 6 है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, ये कार्बन है sp2। ठीक है, और ये सारे हाइड्रोजन जो है वो है s। ठीक है, सो यहाँ इन दोनों के दरमियान sp2s जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, सो ये कितने बॉन्ड्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, सो sp2s सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 6, और जो 2pz पाई बॉन्ड्स हैं यानी ये वाले, ठीक है, ये है 3। ठीक है, सो रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई बॉन्ड्स जो है वो 4:1, या आप कह सकते हैं कि 12:3 है। ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर सबका है 1.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 में गिवन है कि एक्चुअल हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन रिलीजेस 208 किलोजूल पर मोल। द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। देखिए रेजोनेंस एनर्जी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, या यहाँ पर लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, ठीक है, सो आपके बुक में गिवन है कि जब हम साइक्लोहेक्सीन की जब हम करते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है, ये है साइक्लोहेक्सीन, इसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो इससे एनर्जी रिलीज होती है 120 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये एक रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम जो साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइएन है, ठीक है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर और यहाँ पर, इसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, ये भी एक रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो इससे एनर्जी रिलीज होती है 232 किलोजूल
पर मोल, ठीक है। नाउ जो साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन है, यानी जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाला, ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, हाइपोथेटिकल, ठीक है। अब देखिए ये एक 120 किलो जॉल पर मोल है, ठीक है, और ये 232, ठीक है, यानी इसके तकरीबन डबल है, तकरीबन इसके डबल है, ठीक है। सो अगर हम, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे सो इससे एनर्जी रिलीज होनी चाहिए 120 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 360 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, बट एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू जब हम बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं सो एक्चुअल वैल्यू है 208 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। ये है एक्चुअल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। सो इस एक्सपेक्टेड वैल्यू और इस एक्चुअल वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम रेजोनेंस के एनर्जी कहते हैं, और वो है 152 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। सो आपने ये सारी वैल्यूज़ याद रखनी है। देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन को रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। एक हाइपोथेटिकल या फिर कैलकुलेटेड या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बेंजीन जो है वो 360 किलो जॉल पर मोल है, बट एक्चुअल वैल्यू क्या है 208 किलो जॉल पर मोल हाइड्रोजनेशन की, और रेजोनेंस एनर्जी है 152 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। सो आपने ये सारी वैल्यूज जो है वो याद रखनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल इज यूज्ड इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये सबको पता है कि नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, NO2+। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन है कि एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिजल्ट्स ओनली इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बिकॉज, ठीक है। देखिए इसका मतलब अगर आप क्लियर एक्सप्लेन करना चाहें तो ये है कि ये एक बेंजीन है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है, सो वो किसी भी कार्बन इन पर अटैक कर सकता है, यानी किसी भी हाइड्रोजन को है जो वो रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। अब किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस क्यों कर सकता है? क्योंकि सब बॉन्ड्स यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन है या जितने भी ये बॉन्ड्स है ये सब आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस इनमें नहीं है। सो ये कार्बन भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, कोई भी कार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए है ऑल पोजीशंस ऑन द बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जितने भी बॉन्ड्स है वो इक्विवेलेंट है, वो आइडेंटिकल है, उसमें डिफरेंस नहीं है। सो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यानी जब पहला सब्स्टिट्यूशन आता है पहला, ठीक है, सो वो किसी भी एंड पर अटैच हो सकता है, किसी भी एंड पर वो सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। बट जो दूसरा सब्स्टिट्यूशन आता है, यानी लेट सपोज यहाँ पर अटैच हुआ है एक सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि अब ये सब बॉन्ड्स आइडेंटिकल नहीं है, ये वाला पोजीशन जो है वो डिफर करता है, ठीक है। ये आर्थो पैरा ओरिएंटिंग होगा या फिर मेटा ओरिएंटिंग होगा, ठीक है। सो जब दूसरा सब्स्टिट्यूशन आता है तो ये डिपेंड करेगा पहले सब्स्टिट्यूशन पर, ठीक है। जबकि जो पहला सब्स्टिट्यूशन आता है सो वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, वो किसी भी जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है कि सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप्स, ठीक है। सो OH है NO2 NR2 NR NO2 NH3 प्लस NH2 एंड NR2, ठीक है। सो आपके बुक में जितने भी आर्थो पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप्स है और जो मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप्स है आपने सब के सब एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है और आप बुक के एग्जांपल भूल जाते हैं तो उसके लिए एक पॉइंट याद रखिए। देखिए आप लेट सपोज करें एक है OH ग्रुप और एक है NH2 ग्रुप, ठीक है। नाउ आप क्या करेंगे, जो साइड बेंजीन के साथ अटैच होता है, ठीक है, यानी ये वाला साइड, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर जो एटम होता है अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस यहाँ पर प्रेजेंट वाले एटम से, यानी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो वो डैश है या ऑक्सीजन के ज़रिए बेंजीन रिंग के साथ वो अटैच होगा, ठीक है। अगर ये इस बाजू वाले एटम या इस नाइबर एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, सो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा और ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग होगा, ठीक है। जनरली आप याद रखिए, ठीक है। ये ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सो ये क्या होगा और ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने वाला भी है। सो
ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा और ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग होगा। ठीक है, अब NH2 की बात करते हैं। ठीक है, NH2। नाउ NH2 की तरफ आप देखें, सो ये NH2 बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन के जरिए अटैच होगा, फिर नाइट्रोजन, ऑब्वियसली नाइट्रोजन के साथ के ज़रिए। सो चूँकि ये बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन के ज़रिए अटैच होगा, सो आपने ये बात याद रखनी है कि ये चूँकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू द नाइबर एटम, यानी इस हाइड्रोजन एटम से ये ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा और ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग होगा। ठीक है, अब मेटा ओरिएंटिंग ग्रुप की बात करें। ठीक है, सो मेटा ओरिएंटिंग में हम एग्जांपल लेते हैं NO2 की। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ किसके ज़रिए अटैच होगा, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के ज़रिए। ठीक है, अब आपने क्या देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, सो ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन ज़्यादा ओरिएंटिंग ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग होता। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से ये मेटा ओरिएंटिंग होगा और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा। ठीक है, नाउ दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं NH3+। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। ठीक है, इस वजह से ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, बट इसके ऊपर प्लस चार्ज आया है। ठीक है, NH3 के ऊपर प्लस चार्ज आया है। ठीक है, सो अगर प्लस चार्ज आया है सो इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, सो इस प्लस चार्ज की वजह से NH3 जो है वो क्या है, वो मेटा ओरिएंटिंग है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल अगर आप लेते हैं C∧N का। ठीक है, ये ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग या फिर मेटा ओरिएंटिंग। सो ये मेटा ओरिएंटिंग है, क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने वाला एटम कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन है। ठीक है, सो ये कार्बन और इस नाइट्रोजन, इनके दरमियान ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये कार्बन, सॉरी ये नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा और मेटा ओरिएंटिंग होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं C∧O। ये जितने भी ग्रुप्स है C∧O के, ठीक है, यानी ये डिहाइड कार्बोनिल जितने भी ग्रुप्स हैं ये सब मेटा ओरिएंटिंग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो अटैच हो। ठीक है, चूँकि कार्बन के जरिए बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा। ठीक है, इस वजह से जो है वो ये मेटा ओरिएंटिंग है, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो प्रेजेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द रिएक्टिविटी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सो आपने याद रखनी है ये बात कि एक होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरा होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरिएशन होती है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती है। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना ही इंक्रीज होती है और ना ही डिक्रीज होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज करते हैं ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। ठीक है, सो अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ज़्यादा किस साइड पर अटैच होगा या किस साइड पर अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हुई है ड्यू टू एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, ना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या कहता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उसी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लिविंग होता है, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं करता, वो मेटा पोजीशन पर जो है वो अटैक करता है और मेटा पोजीशन पर अटैच हो जाता है। ठीक है, सो ये बात होती है असल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 में गिवन है कि सिंथेसाइज M-bromo-nitrobenzene विच सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज करेक्ट। ठीक है, सो M-bromo-nitrobenzene का मतलब है कि ब्रोमो जो है, जो ब्रोमीन है वो मेटा पोजीशन पर अटैच होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम पहले क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे या फिर ब्रोमिनेशन करेंगे। ठीक है, सो
हमें इन दोनों ग्रुप्स में यानी जो ब्रोमीन है और जो नाइट्रो ग्रुप है उसमें हमने देखना है कि कौन सा मेटा ओरिएंटिंग है और कौन सा ऑर्थो और पैरा ओरिएंटिंग ग्रुप है। ठीक है, सो चूंकि जो नाइट्रोजन ग्रुप है, जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा ओरिएंटिंग है, यानी जो नाइट्रो ग्रुप हम पहले अटैच करेंगे वो क्या करेगा, वो ब्रोमीन को मेटा पोजीशन पर अटैच करेगा। ठीक है, जो नाइट्रो ग्रुप है उसकी हम पहले क्यों जो है वो नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेशन हम इस वजह से पहले कराएंगे ताकि ब्रोमीन जो है वो मेटा पोजीशन पर आ जाए। ब्रोमीन यहाँ हम पहले नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन चूंकि जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा ओरिएंटिंग है और हम चाहते भी यही है कि ब्रोमीन जो है वो मेटा पोजीशन पर आ जाए, सो हम पहले जो है वो नाइट्रेशन करेंगे। अगर हम पहले ब्रोमिनेशन कराएंगे, ठीक है, लाइक हम पहले करेंगे ब्रोमिनेशन, ठीक है, ब्रोमीन हम अटैच करेंगे। सो चूंकि ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग है, सो जो उसके बाद हम नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो है वो पैरा पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, सो हम पहले नाइट्रेशन करेंगे उसके बाद ब्रोमिनेशन कराएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 में गिवन है कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यानी और ये मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है वो ये आपके बुक में भी गिवन है कि वो बनता है H2SO4 डिजॉल्व्ड इन SO3। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 में गिवन है कि इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड कॉल्ड एरिनियम आयन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एरिनियम आयन। ठीक है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, इट इज एरोमेटिक प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन बेंजीन। ठीक है, सो जो इसमें करेक्ट इट इज एरोमेटिक ही इनकरेक्ट है। देखिए, जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, सो क्या होता है, इसके रिजल्ट में बनता है एरिनियम आयन। ठीक है, यानी यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जब अटैच करते हैं तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल हो गए। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है, सो ये बेंजीन है और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तो चला गया। ठीक है, यहाँ पर ये बना है एरिनियम आयन। ठीक है, नाउ रेजोनेंस तो इसमें है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बट ये एरोमेटिक अब नहीं रहा। सो ये बात आपने याद रखनी है कि ये एरोमेटिक नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें एक कार्बन है वो अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और का बेंजीन रिंग में सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, सो चूंकि यहाँ पर एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसकी वजह से इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो बरकरार नहीं रहती। ठीक है, सो एरिनियम आयन में एक कार्बन sp3 है जिसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की वजह से बनता है जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 में गिवन है कि अरेंज द फॉलोइंग टर्मिनल अल्काइंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ठीक है, सो टर्मिनल अल्काइंस की एसिडिटी में अपने ये बात याद रखनी है कि एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, सो जिस टर्मिनल अल्काइन के पास जिसकी साइज सबसे कम होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, सो ये होता इसलिए है, देखिए जो रिजल्टेंट आयन बनता है, यानी जब प्रोटॉन जो वो लॉस करता है, जो रिजल्टेंट आयन बनता है अल्काइन का, टर्मिनल अल्काइन का, सो अगर अल्काइल ग्रुप ज़्यादा बड़ा हो तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। अब ये जो कार्बन है अल्काइन में ये है sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, सो रिजल्टेंट आयन इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब अगर यहाँ पर इसके साथ जो है वो बल्कियर क्या हो, अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन की हैसियत बहुत ही ज़्यादा है। sp हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इन दोनों के दरमियान। ठीक है, सो चूंकि इसके साथ अपनी भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा है और इनकमिंग जो अल्काइल ग्रुप है
उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आ जाती है। सो इसकी वजह से इनके दरमियान रिपल्शन होती है और जो रिजल्टेंट आयन है वो अनस्टेबल बन जाता है। ठीक है, सो आपने ये बात याद रखनी है कि एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइल्स जो है वो साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप का के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोअल्केन्स डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो आई थिंक इस एमसीक्यू में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, एमसीक्यू ऐसा होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोअल्केन्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो साइक्लोब्यूटेन है, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है और 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन है, इन तीनों में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होती, जबकि 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो होती है। ठीक है, सो ये एमसीक्यू जो है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उसमें ऑप्शन जो है वो भी गलत जो है वो मार्क हुआ है। ठीक है, सो जो साइक्लोब्यूटेन है इस तरह का, ठीक है, इस यहाँ पर जो है वो कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से इसमें सिस्टर्न आइसोमेरिज्म नहीं होती। ठीक है, जो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है तो इसमें सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, दूसरा कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से इसमें भी सिस्टर्न आइसोमेरिज्म नहीं होती। तीसरा है 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यानी एक ही कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, सो इसमें भी जो है वो नहीं होती सिस्टर्न आइसोमेरिज्म। तीसरा चौथा ऑप्शन है 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, यानी एक है इस पोजीशन पर और एक इस पोजीशन पर। ठीक है, सो चूंकि ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट कार्बन पर जो है वो अटैच है, ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों में जो है वो सिस्टर्न आइसोमेरिज्म नहीं होगी, इनमें सिस्टर्न आइसोमेरिज्म होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें भी नहीं होगी और इसमें भी नहीं होगी, जबकि इसमें सिस्टर्न आइसोमेरिज्म होगी। ठीक है, सो साइक्लोअल्केन का क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लिया करें। पूरा फार्मूला अपने लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इस तरह का, अगर आपके पास साइक्लोप्रोपेन आता है तो आप यू ड्रा करें, अगर साइक्लोब्यूटेन आता है सो इस तरह का ड्रा करें, अगर इस फर्दर अगर इस पर मिथाइल जो भी अल्काइल ग्रुप गिवन हो और उसकी नंबरिंग जो है या उसका पोजीशन जो है वो यहाँ पर जो है वो इस तरह से शो कर लिया करें। ठीक है, अगर सिस्टर्न आइसोमेरिज्म का कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, सो आप इजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें इस वाले में 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इसमें सिस्टर्न आइसोमेरिज्म होती है, बट जो तीनों है साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन और 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, इनमें ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं होती। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन्स। आइसोब्यूटाइलिन है, ट्रांसब्यूटेन, सिसब्यूटेन एंड ब्यूटेन गिवन है। ठीक है, सो आपने सबसे पहले इन चारों की जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रा करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज हम पहले ड्रा करते हैं आइसोब्यूटाइलिन की। ठीक है, सो आइसोब्यूटाइलिन स्ट्रक्चर है CH3CH3। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम ड्रा करेंगे ट्रांसब्यूटेन की। ठीक है, सो ट्रांसब्यूटेन होगी CH पर CH3 और ये CH3 यहाँ पर H। ठीक है, उसके बाद सिस ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जो है वो हम ड्रा करेंगे। सो C डबल बॉन्ड CH3 और लास्ट में है ब्यूटेन यानी CH3, उसके बाद CH2 CH और CH2। ठीक है, नाउ चूंकि ब्यूटेन में ब्रांचिंग नहीं है, यानी अल्काइल ग्रुप्स अटैच नहीं है, सो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद आइसोब्यूटाइलिन है, ट्रांसब्यूटेन है और सिस है। अब इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? आइसोब्यूटाइलिन द मोस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप्स है वो सेम कार्बन पर दोनों अटैच है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट कार्बन पर अटैच है। ठीक है, सो इन तीनों में ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और ये वाला लीस्ट स्टेबल होगा चारों में से। ठीक है, अब सिस में और ट्रांस में ये तो आपको जो है वो आना चाहिए कि ट्रांस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है सिस से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की रिपल्शन होती है सिस में और यहाँ पर नहीं होती। ठीक है, सो
पहले जो द मोस्ट स्टेबल है आइसोब्यूटाइलिन, फिर ट्रांसब्यूटोइन और फिर सिस है, और उसके बाद क्या है, ब्यूटोनिन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 में गिवन है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 at 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेस ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल्स ओनली। ठीक है, सो ये आपके बुक में गिवन है ये जो रिएक्शन है। ठीक है, वहाँ से आप देख लें कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन जो है वो हमें अल्कोहल देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन नंबर बी है डोडिकेन, सी कार्बन नंबर 12 ठीक है, ये के बुक में गिवन है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में के कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक गैसेस इन द फॉर्म ऑफ गैसेस जो है वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स, और कार्बन 18 और उससे अबव जो है वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 40 में गिवन है कि इन प्रोपीन द नंबर ऑफ sp3 सिग्मा बॉन्ड्स, sp3 सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं प्रोपीन में। ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्रोपीन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करना है, लाइक है सी उसके बाद डबल बॉन्ड सी। ठीक है, इसके बाद इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ एज यू नो दैट अल्कीज में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये दोनों कार्बन जो है वो sp2 है, डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो sp2 है, जबकि यहाँ पर जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ये sp3 है। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ आप लिख लें s, सारे के साथ आप लिख लें s। ठीक है, सो चूंकि यहाँ पर sp3 जो है वो एक ही कार्बन है और वो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्डेड है, इसी वजह से नंबर ऑफ sp3 सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए, 3। ठीक है, इसी तरह sp2s कितने हुए, sp2s भी हुए 3, एक ये वाला और ये वाला sp2s। ठीक है, sp3 और sp2 कितने बॉन्ड हैं, वो है 1। ठीक है, और इसी तरह sp2 भी एक क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, यानी जो एक डबल बॉन्ड है वो sp2 है, दूसरा जो है वो पाई बॉन्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इज कॉमनली यू कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिकल। ठीक है, रेनिकल जो एक कैटलिस्ट है, ये के बुक में इसका रिएक्शन गिवन है कि अब हम क्या करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल्स की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिकल टू प्रोड्यूस घी। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 में गिवन है कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल्स एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेस अल्कीन्स। ठीक है, ये भी आपके बुक का रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में से जो है वो गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस। ठीक है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकेटाइन गिवन है। नाउ सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, यानी जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स इसके साथ अटैच होंगे उतने ही ज़्यादा ये कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखिए आप सबसे पहले है टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, इसमें कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2 अल्काइल ग्रुप्स। उसके बाद है प्राइमरी कार्बोकेटाइन C+HRH, और उसके बाद है मिथाइल केटाइन +HHH। ठीक है, नाउ टर्शरी कार्बोकेटाइन क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है, देखिए इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। अब ये अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, जो अटैच अल्काइल ग्रुप है, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, इस वजह से ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं टुवर्ड्स दिस कार्बन। ठीक है, ये तीनों, जिसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इसके ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है,
और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रही है अल्काइल ग्रुप्स, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, नाउ यहाँ पर 3 कार्बो अल्काइल ग्रुप्स है, सो ज़्यादा स्टेबिलिटी। यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स है, सो इससे कम स्टेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, सो इससे कम स्टेबिलिटी, और यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, सो यहाँ पर स्टेबिलिटी उतनी नहीं होगी। यानी जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स उतने ही ज़्यादा कार्बोकैटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 में गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू बीइंग रिसिमिक मिक्सचर व्हाइल द अदर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, सो इसमें तो करेक्ट ऑप्शन पहले से ही गिवन है। ठीक है, सर मैं ये वीडियो मैं टेस्ट के बाद बना रहा हूँ, सो जो इसमें गलतियाँ है वो मैंने नहीं निकाली। ठीक है, इस वजह से 1-2 मिस्टेक्स जो है वो इसमें आ गई है। ठीक है, नाउ जो रिसिमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, अभी क्यों देखिए, रिसिमिक मिक्सचर क्या है, मिक्सचर ऑफ एनंटियोमर्स विद इक्वल कंसंट्रेशन। यानी 2 एनंटियोमर्स है आपके पास, लेट्स सपोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक लीवो रोटेटरी है, और दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, 50-50%। डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी 50% और लीवो रोटेटरी भी 50%। ठीक है, इससे एक मिक्सचर बना, उसे हम कहते हैं रिसिमिक मिक्सचर। अब चूंकि दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन करवाता है लाइट की, दूसरे जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो इस वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, जबकि बाकी जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो सोल्यूशन है वो खुद जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लीवो रोटेटरी भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन जब हम इनका इक्वल कंसंट्रेशन के साथ सोल्यूशन बनाते हैं, यानी रिसिमिक मिक्सचर बनाते हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और क्वेश्चन नंबर 45 में गिवन है कि डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड अल्कोहल प्रोड्यूस अल्काइंस। ठीक है, ये भी आपके बुक के रिएक्शन में से गिवन है कि यानी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस में से जब हम टेट्राहेलाइड्स की डीहेलोजिनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड अल्कोहल तो प्रोड्यूस होता है अल्काइंस।